नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे आपदा मद में राज्य के लिए 139 करोड़ रुपए की मंजूरी। सीएम धामी ने जताया पीएम और गृह मंत्री का आभार। सिविल डिफेंस के परीक्षण के लिए भी मिली है धनराशि। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित हुई थी उच्च स्तरीय समिति ने तमाम राज्यों के लिए धनराशि की है मंजूर। आपदा न्यूनीकरण क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। स्वीकृत धनराशि से आपदा के दौरान नुकसान कम करने में मदद मिलेगी, ये सीएम धामी ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार से बजट उत्तराखंड सरकार को मिल गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये बजट मिला है और कितना फायदा उत्तराखंड को होगा इससे? जी विशाल, केंद्र सरकार की तरफ से 15 राज्यों को जो है विशेष बजट दिया गया है और करीब 1000 करोड़ का बजट जो है आपदा के लिए 15 राज्यों को दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड को 139 करोड़ की धनराशि जो है वो दी गई है। और इसी के साथ ही हिमाचल को 239 करोड़ की सबसे अधिक धनराशि उत्तराखंड और को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, क्योंकि दोनों ही राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश है। तो उत्तराखंड में आपदाएं काफी अधिक आती हैं और हर साल बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित भी होते हैं और काफी नुकसान जो है होता भी है। उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद धनराशि जो है वो दी गई है आपदा से निपटने के लिए। और ऐसे में 139 करोड़ की जो धनराशि दी गई है, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आने वाले समय में जो भी इससे विकास के उसमें हिस्से मिलेगी और साथ ही आपदा से जो नुकसान हुआ है, जो मार्ग बाधित हुई है, सड़कें खराब या जो गांव में भी कई गांव के गांव जो है वो बह गए हैं, उनमें मलबा आने से गांव के जो है घर वो दब चुके हैं, उन्हें विस्थापित करना है। तो इस तरीके की कई कार्य होने हैं जो आपदा के से जो नुकसान हुआ है उससे निपटने को लेकर। ऐसे में जो एक धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, उससे काफी मदद जो है प्रदेश को भी मिलेगी। और जो विकास के कार्य होने हैं, जो आपदा से प्रभावित लोग हुए हैं या जो लैंडस्लाइड भी हुई है, रास्ते खराब हुए हैं, उनमें भी काफी जो है विकास कार्य हो सकेंगे और काफी जो है इससे फायदा भी मिलेगा। लेकिन ये धनराशि कब तक धरातल पर उतरती है, कितनी धरातल पर उतरती है और कब तक विकास कार्य शुरू होते हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। तो अरुण, क्या माने ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है, किस तरह से इस बजट को खर्च किया जाएगा? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार केंद्र सरकार का जताया। उन्होंने कहा कि पूरा जो धनराशि दी गई है जो है ये शहर के प्रदेश के विकास के लिए जो लगाई जाएगी और प्रदेश में जो भी आपदा से नुकसान हुआ है उस नुकसान से निपटने के लिए ये पूरी धनराशि जो है उसमें खर्च की जाएगी, ताकि आने वाले समय में भी आपदा के दृष्टिगत और भी तैयारी जो है वो सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो की जा सके, ताकि आने वाले वक्त में आपदाओं से और अच्छी से जो है वो निपटा जा सके। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में आज समाप्त हो रहा पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों में बैठाए गए प्रशासक। उत्तराखंड में गांव की सरकार अभी नहीं बनेगी। अभी पंचायतों के चुनाव के नहीं है आसार। हरिद्वार छोड़ शेष 12 जिलों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। सचिव चंद्रेश कुमार ने मंगलवार को जारी किए हैं आदेश और एसडीएम को क्षेत्र पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया है। सहायक जिला विकास अधिकारी को ग्राम पंचायतों की भी कमान सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव अभी होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। और अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कब तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं, क्या इसको लेकर के भी कोई बात सामने आ रही है? जी विशाल, देखिए, प्रदेश में पहले से ही निकाय चुनाव जो है वो चल रहे हैं और 1 साल का समय हो चुका है, निकाय चुनाव लगातार जो है वो चल रहे हैं। ऐसे में पंचायतों का भी कार्यकाल जो है समाप्त हो चुका है। आज जो है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पंचायतों को भी प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति जो कर दी गई है, जिसमें की ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी को सौंपी गई है, तो वहीं क्षेत्र पंचायतों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को जो है वो सौंपी गई है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि निकाय चुनाव भी लगातार 1 साल से प्रशासकों के हवाले हैं निकायों में,
तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार जो है निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हो सकता है कि एक साथ भी जो है करा सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष भी निकाय चुनाव होने की देखे जो है आसार वो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर नियमावली भी जो है वो जारी होनी है। इसके साथ साथ ही इसमें फिर आपत्तियां आएंगी, आपत्तियों का निस्तारण होगा, तो इस प्रक्रिया में भी काफी लंबा समय जो लग सकता है। तो ऐसे में लेकिन प्रदेश सरकार निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक साथ कराती है या नहीं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन जिस तरीके से 6 महीने में जो है 6 महीने के लिए प्रशासक और पंचायतों में बिताए गए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि पंचायत चुनाव भी काफी आगे जो है वो चलेंगे। अरुण, क्योंकि विपक्ष पहले ही सवाल उठा रहा था कि चुनाव टाले जा रहे हैं, तो ऐसे में अब विपक्ष का क्या कुछ रुख है इस दौरान? जी जी विशाल, देखिए विपक्षी दल लगातार चुनाव की मांग कर रहा है। विपक्षी दल के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रदेश में चुनाव कराया जाए। निकाय चुनाव में 1 साल से प्रशासक बैठे हैं, तो ऐसे में विपक्षी दल के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की अवहेलना की जा रही है, और ऐसे में और सरकार चुनाव कराने से डर रही है। तो इस तरीके के तमाम आरोप विपक्षी दल के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि चुनाव को लेकर जो नियमावली है उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन जल्द ही जो है चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में चुनाव कब तक कराए जाएंगे या निकाय चुनाव कब तक होंगे, पंचायत चुनाव निकाय चुनाव एक साथ होंगे या नहीं, ये तमाम चीजें आने वाले समय में ही जो है वो स्पष्ट होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली दौरे से लौट रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुना कॉलोनी चौक में अपना काफिला रुकवाया और पुराने परिचित दुकानदारों और जनता से भी मुलाकात की है। उनका हालचाल भी मुख्यमंत्री ने जाना है, साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने उपकर पान भंडार में राजेश कुमार से मुलाकात भी की है, जहां मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर राजेश कुमार भावुक भी हो गए थे। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने और पुलिस की ओर से काटे जा रहे चालानों को रोकने समेत मिल रहे गन्ने के भुगतान दिलाने की भी मांग की है। साथ ही किसानों ने कहा है कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिल पा रही है, इसलिए बिजली मुफ्त की जाए। वहीं मांगे पूरी ना होने पर बड़े आंदोलन की भी इस दौरान चेतावनी दी गई है। अपनी जो प्रदेश की और जिले की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम एक ज्ञापन भिजवाया। सरकार अच्छा काम करो, किसान और मजदूरों के हित में कार्य करो। अभी गन्ने का सीजन चला हुआ और गन्ने का सीजन लगभग 15 दिन हो गए चले हुए, लेकिन आज तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव नहीं घोषित किया। हमारा उत्तराखंड सरकार से मांग यह है कि वो कम से कम महंगाई को देखते हुए 500 रुपये गन्ने का भाव घोषित करो और जनता के हित में अच्छे अच्छे कानून बनाओ। जिस तरीके से 10,000 के 20,000 के चालान काट कर जनता को लूटा जा रहा है, 10,000 के 20,000 के आम जनता चालान कहाँ से दे देगी? हम मात्र 100 रुपये का चालान देने में सकते। विकासनगर तहसील प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को पहले ही चिन्हित कर लिया था, जिन्हें अब तहसील प्रशासन की टीम ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया है। वहीं नायब तहसीलदार के मुताबिक झाझरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्ती बसाई गई थी, जिन पर कार्रवाई जारी है। ये हमारी सरकारी भूमि पे इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। कल 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसपे से हमने 10 तो हटा दिए, 2 मकान और रह गए अभी। बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसके कार्य अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तुड़वा रहा हूँ साथ। ये थोड़ा सुद्धू वाला से आगे को, यहीं आगे पीछे की साइड उधर ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में हम। बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला एक साइड खड़े हो जाओ। हम एक साइड खड़े हो गए और हमारा इतना नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। हमें 1 साल हो गए रहते न, जब से हम थोड़ा थोड़ा करके, गरीबी आदमी है, विधवा औरत हूँ मैं तो जी, है जी। हाथ मैंने जोड़ कर जब मैंने ली थी, जब मैंने कर्जा करके बनाई थी, तो वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब
तुम्हारा मकान टूट जाएगा। वजह ये बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन। मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है, जैसे गांव पड़ोस वालों की बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है, तो हमारे पास घर नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की। चलो भाई। बड़कोट के बांज बुरांश थ्वाम थुनेर में लगने वाले बाबा बोगनाथ मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह कार्यक्रम स्थल से बाबा बोगनाथ मेले के लिए कई श्रद्धालुओं के साथ देवडोली रवाना हुई है, जो अपने निर्धारित समय पर बोग टिब्बा मंदिर पर पहुंची है, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा बोगनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया है। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाबा बोगनाथ की देवडोली मेला स्थल भी पहुंच गई है, जहां सुंदर पोशाक में सजे पुरुष तो आपको बता दें कि बाबा बोगनाथ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बेहद ज़्यादा मान्यता भी है यहाँ की, और ऐसे में देखा जाता है कि दूर दराज से लोग पहुंचते भी हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग ही तरह का वेशभूषा यहाँ पर रहता है, साथ ही पारंपरिक नृत्य किया जाता है। देहरादून के पलटन बाजार में शादी की पगड़ी खरीदने को लेकर मोलभाव के दौरान दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि यह विवाद पगड़ी के दामों को लेकर हुआ था। उन्होंने यह भी बताया है कि मौके पर पुलिस पहुंची थी और मामले को सुलझा लिया गया है। तो आपको बता दें कि विवाद हो गया था दूल्हे की पगड़ी को लेकर, और इस दौरान बीच बचाव करने के लिए पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का भी काम किया था। इसमें पलटन बाजार में जो है व्यापारी हैं, उनके वहाँ पर जो है कुछ लोग आए वहाँ पर, और पगड़ी बनाने को लेकर वाद विवाद हुआ। क्योंकि पगड़ी बांधने का रेट जो बच्चे वहाँ मांग रहे थे वो 200 रुपए दे रहे थे जो लोग आए थे उनसे, और वो 500 रुपए बताते। इसी रेट को लेकर वहाँ पर कुछ कहा सुनी हुई। इसके बाद अन्य उसमें 7-8 लड़के वहाँ पर इकट्ठा हुए, और जब वहाँ पर व्यापारियों और दुकानदारों के बीच में जो अन्य लोग थे, जो वहाँ पर उनको डांटा डपटा गया, अपने आप को गिरा देख कर की कहीं पिटाई न हो जाए, क्योंकि उनके द्वारा पहले इस तरह से 8-10 लड़के के माध्यम से इकट्ठा होकर वहाँ झगड़ा किया जा रहा था। पास की दुकान पे जहाँ चाकू छुरी धार बनाने की दुकान थी, वहाँ से उन्होंने उठा लिया, वहाँ से तलवार टाइप की जो 3 चीज से धार नहीं थी, और इससे उन्होंने फिर वहाँ पर हमला किया, जिससे 2 लोग को इसमें मुकदमा लिखने के बाद अरेस्ट किया गया। बाकी की तलाश से हमारी टीम लगी हुई, उनको भी गिरफ्तार इसमें किया। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, और सरकार दावा करती है कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है, जिस पर विपक्ष भी तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश का कितना विकास हुआ है, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई विवाद हैं, और इन सब के बीच धामी सरकार ने 2027 के लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार 14 नई नीतियों पर काम कर रही है, जिसके जरिए 5 साल में जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि वक्त के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं। आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की इस पावन भूमि से कहा था कि
इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और माननीय मुख्यमंत्री भी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि जब हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो ये अन्य राज्यों की तुलना में एक सर्वश्रेष्ठ या और श्रेष्ठ राज्य के रूप में इसकी गिनती हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पादों को 3,46,206 करोड़ से बढ़ाकर 5,47,000 करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक इस लक्ष्य को 7,68,000 करने का प्लान है। इसके लिए 14 नई नीतियों को सरकार गेम चेंजर के रूप में मानकर चल रही है। जिन 14 नई नीतियों की चर्चा हो रही है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति, प्रधान नीति, जियोथर्मल नीति, पैसेंजर चार्टर हेली सर्विस नीति, योगा पॉलिसी, लाभांश नीति, सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की मॉनिटरिंग नीति को शामिल किया गया है, जिसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है। हमारी जीडीपी दुगनी हो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। 14 बिंदु तैयार किए गए हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि हम इसके आधार पर काम करें ताकि हमारी जीडीपी दुगनी हो। और आप जानते हैं पिछले महीने हमारे जीएसटी का कलेक्शन पूरे देश भर में चौथे नंबर पर रहा था, यानी कि हम चौथे नंबर पे थे देश के अंदर। छोटा सा राज्य चौथा राज्य यदि हम देश के अंदर बने तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि आप सरकार की मंशा को समझें और इस राज्य की जीडीपी को दुगुना करने में अपनी भूमिका निभाएं। सरकार यह मानकर चल रही है कि अगर सही तरीके से काम किया गया तो 2027 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 3,46,206 करोड़ से बढ़ाकर 5,47,000 हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साधने के लिए कई योजनाओं के लिए नई नीतियां तैयार की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पुरानी नीतियों को वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार अब तक 30 से अधिक नीतियां तैयार कर उन्हें लागू कर चुकी है। 8 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है। दूसरा कार्यकाल जनता ने आपको प्रचंड बहुमत के साथ दिया है, उसके बाद भी अगर जनहित पर आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं और अभी भी केवल उस पर कदम ताल कर रहे हैं, आप नीतियां लाने की बात कर रहे हैं, आखिर अभी तक किस कुंभकर्णी निद्रा में सोए थे? और अभी ये पता नहीं कि आप जो नीतियां लाएंगे उनका मसौदा क्या है, उससे उत्तराखंड का कितना भला होगा। जब ये नीतियां आएंगी निश्चित तौर पर इन पर बात होगी, लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं हैं हमारे बेरोजगारों की, हमारी बेटियों की सुरक्षा की, पलायन की, राजधानी गैरसैंण की, लोकायुक्त की, उन पर तो सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है और उन पर काम नहीं हो रहा है, जो बड़ी चिंता की बात है। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि पिछले 1.5-2 वर्षों में उत्तराखंड की राज्य विकास दर में 1.25 गुना के ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस साल जीएसटी कलेक्शन में 14% का उछाल आया। साल 2014 में प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपए सालाना थी, जो आज बढ़कर 2,60,000 रुपए हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि 2014 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 1,50,000 करोड़ के आसपास था। अब यह बढ़कर करीब 3,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। लिहाजा ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार कैसा काम कर रही है। इधर विपक्ष सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। 14 नीतियां कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्त विभाग की उन योजनाओं से जुड़ी हैं जिन्हें सरकार गेम चेंजर के रूप में मानती है। इन योजनाओं के जरिए प्रदेश की धामी सरकार
हितधारकों की आजीविका में वृद्धि के साथ लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करना चाहती है। अब इसमें सरकार कामयाब होगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मौजूदा हालात की स्थिति यह है कि राज्य में कई ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से आज भी पलायन की स्थिति बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रही है हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।